तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या सभी को। अब हम लोग ट्वेल्थ क्लास का जो एक पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम लोग आज क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लगभग 3-4 पार्ट्स में, मतलब ये लेक्चर होगा, 3-4 लेक्चर का ये चैप्टर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है ना। 3 पार्ट में मेनली डिवाइड होती है केमिस्ट्री, सबको पता है। एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, ठीक है ना। अब आगे जाके बायोकेमिस्ट्री वगैरह 2 अलग अलग पार्ट बनते हैं, ठीक है ना, वो अलग चीजें हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री आगे जाके डिवाइड होते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है एक फिजिकल, एक पढ़ना है इनऑर्गेनिक, एक पढ़ना है ऑर्गेनिक। पहला चैप्टर वैसे कायदे से सॉलिड स्टेट है, लेकिन उसकी भूमिका पे अभी थोड़ा बहुत क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मे बी आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे किसे, सॉल्यूशन नाम का आपके पास क्या है, पहला चैप्टर है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले बेसिक से अगर मैं स्टार्ट करूं, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, अब मैं कहूंगा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। देखो क्या क्या लिख रहा हूं मैं साथ में, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर है। अब बारी आती है मिक्सचर क्या है। देखो किसी भी सब्सटेंस के 3 टाइप होते हैं, 3 फॉर्म होती है, मतलब एक होता है एलिमेंट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। दूसरा आता है आपका कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो केमिकली बाय मास। मास के रेशियो में क्या है, मास का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, और उनके बीच केमिकल बॉन्ड बनता है। मिक्सचर, मिक्सचर में ध्यान रखना है, नो केमिकल बॉन्ड। दूसरा, नो फिक्स्ड रेशियो, ना ही केमिकल बॉन्ड होता है यहां पर, और ना ही क्या होता है, कोई एक फिक्स्ड रेशियो होता है, ठीक है ना। तो जो हमने पढ़ना है यहां पर, सॉल्यूशन पढ़ना है। देखो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, एक चीज होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। अब देखो मैंने कौन सा लगाया, इक्विलिब्रियम का साइन लगाया है। अब ये इक्विलिब्रियम का साइन क्यों लगाया है ये अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि इक्विलिब्रियम का क्या रोल है यहां पर, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग क्या चीज, सॉल्यूशन में मेन जो आता है, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के टाइप क्या होते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे यार सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड तो देखा हमने, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉल्यूशन क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होता है आपका गैसियस सॉल्यूशन। अब सोच रहे होंगे ये कैसे होते हैं, अब देखो कैसे होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो आपका है वो होगा सॉलिड, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, और गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। इनके बेस पे हम लोग कहते हैं कोई भी सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, या गैसियस सॉल्यूशन है। अब देखो इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं, मरकरी और सोडियम, सोडियम एमलगम का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, तो एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, Hg प्लस Na, एमलगम जो होता है मरकरी का। लिक्विड इन लिक्विड क्या है यहां पर, आपका डिस्पर्स, ये सॉल्वेंट जो है आपका कौन सा है, लिक्विड है। तो एक काम करो ना, O2 को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल आ जाएगा। अगला है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में अगर मैं O2 प्लस N2 का एग्जांपल दे देता हूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, गैसियस सॉल्यूशन। तो ये है बेसिकली हमारे पास क्या चीज, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन कई बार पूछता है, डज द mixture of gases in our atmosphere represent the
सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है? तो यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर व्हेन द कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स इज यूनिफॉर्म। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का मतलब जिनमें आप डिफरेंस ना कर पाए। जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, सबकी क्या होती है? एक जैसी होती है। तो यही चीज है यूनिफॉर्म का मतलब। अब एटमॉस्फेयर में गैस है, हम ये डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते ना, कहां पर ऑक्सीजन का पार्टिकल है, कहां पर नाइट्रोजन का है, कहां पर हाइड्रोजन का है, ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है ये। तो यहां पर तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब देखो, जो सॉल्वेंट होता है ये हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है और ये लेस अमाउंट में होता है। सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो होता है लार्ज अमाउंट में होता है। इसीलिए इसे कहते हैं, जो लेस अमाउंट में होता है उसे कहते हैं कॉम्पोनेंट 2। कॉम्पोनेंट 2। और इसे क्या कहेंगे? कॉम्पोनेंट 1। कॉम्पोनेंट 1। सपोज करो लिखा होगा M2, तो M2 का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। लिखा होगा M1, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है इनका मतलब। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यहां तक की बात हुई। अब बढ़ते हैं आगे। आज आपका बेसिक लेक्चर है, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग? इलेबोरेट करेंगे इस टॉपिक को। अब आता है हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन को, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके। ठीक है, तो एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, इसको एक्सप्रेस करने के हमारे पास जनरली 9 तरीके होते हैं, 9 वेज हैं। ठीक है, पहला जो वे है वो कौन सा है आपका? मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है ना, मास बाय मास परसेंटेज आपका पहला तरीका है। दूसरा है वेट बाय वेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, मास बाय मास को। दूसरा तरीका है आपके पास कौन सा? मास बाय वॉल्यूम। तीसरा तरीका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चौथा तरीका है पार्ट्स पर मिलियन। पांचवा तरीका आपके पास मोल फ्रैक्शन। छठवां है मोलैरिटी। सातवां है मोलैलिटी। छठवां और सातवां जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी और मोलैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आठवां तरीका आपका नॉर्मेलिटी और 10वां तरीका है फॉर्मेलिटी। इनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इन्हें क्या क्या होते हैं, और थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे हम लोग हेनरी लॉ क्या है, राउल्ट लॉ क्या है, आइडल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, और इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला तरीका मैंने कहा आपको वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंट। इसको लिखते हैं हम लोग W बाई W। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है हमारे पास? मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे अपने नंबर्स का परसेंट निकालते हो, कई बार जो मार्क्स आप लोग ऑब्टेन करते हैं उसका परसेंटेज निकालते हैं, ऊपर जितने आए अपॉन टोटल। एक बात और ध्यान रखनी है, जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेनली डिपेंड करती है किसके ऊपर? सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है, इसलिए ऊपर हमेशा सॉल्यूट आता है, हमेशा सॉल्यूट आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो पहला तरीका ये हो गया। इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट आउट ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो तरीका है मेरे पास क्या चीज है? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको लिखते हैं M बाई V या W बाई V, जो भी लिखना है। ठीक है ना, फिलहाल तो इसको सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? मास ऑफ
solute upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका मैंने क्या कहा आप लोगों को, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसे कहेंगे V बाई V। तो सेम फिर से है, इट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक चीजें हैं सारी थोड़ी सी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज क्या हो गई हमारे पास, तीन तरीके हमने कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिख लिए। मेरे हिसाब से ये तो क्लियर हो गया होगा, बेसिक चीजें हैं। ठीक है ना। चौथा जो तरीका आता है वो है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अभी तक परसेंट था, अब पर मिलियन आ रहा है। ठीक है ना, परसेंट मतलब पर 100, पर मिलियन मतलब 10 लाख में से कितने हैं। तो फोर्थ जो तरीका है हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन, इसको डिनोट करते हैं पीपीएम। पीपीएम ये कहां यूज होता है, इट इज यूज्ड व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज। ट्रेस मतलब बहुत कम क्वांटिटीज में हो। ठीक है ना, इट इज यूज्ड व्हेन solute is present in trace quantity। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पीपीएम को कैसे लिखते हैं हम लोग, पीपीएम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एनी component upon total number of parts into 10 raised to the power 6, क्योंकि 1 मिलियन में 10 raised to the power 6 होता है। ठीक है ना, तो ये है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। और ये यूज होता है जैसे एटमॉस्फेयर है, सपोज करो एटमॉस्फेयर है हमारा, इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। अब कोई गैस बहुत ही कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है वहां पर, तो हम देखते हैं पर 10 लाख पार्टिकल्स में से उस गैस के पार्टिकल्स कितने हैं। तो यही है आपका पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पांचवा जो तरीका है आपके पास, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसे डिनोट करते हैं एक्स से। एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इट कैन बी फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ऊपर कुछ अपॉन में टोटल आता है, ये चीज फ्रैक्शन का। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब है, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब सपोज करो कोई एक सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, सॉल्यूशन जो है हमारे पास उसमें क्या है, दो कंपोनेंट है। सपोज करो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 और इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं N2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो X1 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2, और यही X2 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2। और अगर X1 और X2 को ऐड कर दूं, X1 प्लस X2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, इट हैव नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। इट हैव नो यूनिट। क्यों नहीं है यूनिट, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। सेम क्वांटिटीज का क्या है, ये एक रेशियो होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन्हें डिस्कस करेंगे। तो अब क्या बोला मैंने, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं छठवां और सातवां टॉपिक जो है,
सिक्स्थ है आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसे। और सेवंथ जो है हमारे पास वो क्या है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इसे डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। ठीक है, मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, मोलैरिटी मतलब क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये है मोलैरिटी। और मोलैरिटी की बात करेंगे तो मोलैरिटी क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सेम रहेगा इट, डेफिनेशन चलिए वैसे ही याद रखिएगा, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट आउट ऑफ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्यूशन था अपॉन में और वॉल्यूम था, वहां पर केजी है और सॉल्वेंट है, तो क्या है इट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक चीज तो ये हो गई हमारे पास। अच्छा, अब जो दूसरी चीज है हमारे पास वो क्या रहेगी, ये तो हो गया पहली चीज। दूसरा, इसकी यूनिट, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट क्या है, मोल पर केजी। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, इसकी है मोल पर केजी। थर्ड, क्योंकि ये क्वांटिटी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है ना, तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, और ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो मतलब टेम्परेचर के साथ चेंज भी होगी, और ये वाली टेम्परेचर के साथ क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है तो ये क्या है, लेस प्रिडिक्टेबल, इस पे कम भरोसा किया जा सकता है। जो बार बार बदल रहा है उस पर भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया, लेस प्रिडिक्टेबल, और ये क्या होगा, मोर प्रिडिक्टेबल। ये हो गया आपका। ज्यादा स्टैंडर्ड कौन है, मोलैरिटी है। क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में टोटल सॉल्यूशन आ रहा है और इसके अपॉन में केवल क्या आ रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है, तो इसलिए स्टैंडर्ड ये है, मोर स्टैंडर्ड। मोर स्टैंडर्ड क्या, स्टैंडर्ड है मतलब सीधे सीधे, ठीक है, स्टैंडर्ड ही है आपकी। और आखिरी पॉइंट अगर मैं देखूं इस पर, यहां पर क्या है, 1 कैपिटल एम, 1 कैपिटल एम और 1 स्मॉल एम, इन दोनों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन होगा, 1 कैपिटल एम। क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में बड़ा है और इसके अपॉन में छोटा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच के कुछ डिफरेंसेस। ठीक है ना, इन्हें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, काम आएंगे ये सारी चीजें। हालांकि पूछता बहुत रेयर चांस है, यहां से बहुत कम चांसेस हैं कि पूछे जाएं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी काम आता है ये। चलिए अब अगले जो है हमारे पास, अच्छा पहले मोलैरिटी में एक और छोटा सा टॉपिक है, मोलैरिटी के अंडर में आता है। सपोज करो 2 सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, 2 सॉल्यूशन है मेरे पास। एक है सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1, और एक है सॉल्यूशन 2। ठीक है, इसकी मोलैरिटी है
मोलैरिटी है इसकी M1 और इसकी है M2। इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है इसका है V1 और इसका है V2। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक न्यू सॉल्यूशन बनेगा, न्यू सॉल्यूशन। तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन, नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? तो मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन इज गिवन बाय, मोलैरिटी नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे देंगे हम लोग? M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M3 V1 प्लस V2। देखो भाई V1 V2 नोन है हमें, M1 M2 नोन है हमें, तो M3 तो निकालना है केवल। तो ये M3 जो है मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन हो जाएगी, मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला बात करते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी। ठीक है, अगली जो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है, 8वां तरीका जो हमने कहा था, दैट इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, बेसिक है केवल, इनमें से क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस है पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जब आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं तो ये काम आते हैं। ठीक है ना? तो अगला है आपका नॉर्मेलिटी, डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और यूनिट है इसकी क्या चीज? ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी? ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी को हम लोग देखो सीधे सीधे डेफिनेशन यहां से क्लियर हो जाती है। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा देखिए, N इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, या इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और इसको ग्राम इक्विवेलेंस, कईयों के माइंड में आ रहा होगा ये ग्राम इक्विवेलेंस होता क्या है, तो यही चीज देखो, ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है। इसको हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास लिखो, एटॉमिक मास लिखो, अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना? अपॉन इक्विवेलेंस, ये किसका आएगा? मॉलिक्यूलर मास जो है मास ऑफ सॉल्यूट आएगा। ठीक है ना? ये आएगा सॉल्यूट के लिए, ऊपर सॉल्यूट आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना? हमेशा ही सॉल्यूट आएगा। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट मास अपॉन, फिर से यही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब कई लोग सोच रहे होंगे फिर इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ठीक है ना? तो इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं होता है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है। एटॉमिक मास के लिए क्या होता है? इसके लिए एटम के लिए होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। किसी सॉल्ट के लिए होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है, एसिड के लिए होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। बेस के लिए होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी, और आयन के लिए होता है मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सारी चीजें हैं इक्विवेलेंट मास के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगा, प्लस न्यूमेरिकल्स में भी आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में ज्यादा इलेबोरेट करेंगे इसे। अब बारी आती है हमारे पास किस चीज की? आखिरी जो टर्म आती है यहां पर, दैट इज फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बाद किस चीज की आती है? फॉर्मेलिटी की बारी आती है। तो देखिए, फॉर्मेलिटी इसे डिनोट करते हैं कैपिटल F से। ठीक है, फॉर्मेलिटी को डिनोट, और ये फॉर्मेलिटी ही होती है, मतलब यूज नहीं करते हम इसे जनरली। कहां यूज करते हैं? जहां पर क्या होता है हमारे पास, जैसे क्रिस्टलाइन, जिनका फॉर्मूला मास दिया होता है, इसको जो हम डिनोट करते हैं कैसे?
ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास मतलब अभी बताता हूं, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मतलब जो सॉल्यूट है कोई भी, सपोज करो CuSO4, ये जनरली इन्हीं सॉल्ट के लिए होता है, CuSO4.5H2O है मेरे पास। तो ये क्या है, इसके फॉर्मूला का जो मास, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो अगर ग्राम में दिया होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में दिया होगा, तो वही होता है ग्राम फॉर्मूला मास। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज, फॉर्मेलिटी। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो जो हमने पढ़ना है यहाँ पर, ये 9 तरीके हमारे थोड़े बहुत हो गए, इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत थ्योरी क्लियर करनी जरूरी है। तो देखिए, जैसे कि अब है कोई एक हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, तो हमने कौन सा पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, 2 कंपोनेंट, जिसके केवल 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट्स ओनली। एक तो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। एक सॉल्यूट होता है, एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। लेकिन यहां पर सॉल्यूट भी एक ही होता है और सॉल्वेंट भी एक ही होता है, उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना है, सॉल्यूशन का एक रूल होता है। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए बोलूं मैं सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, सॉल्वेंट की होती है हमेशा। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है, रूल लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है कोई भी चीज अपनी जैसी चीजों में घुलती है। तो इसका मतलब ये कतई मत निकाल लेना कि चीनी चीनी में घुलेगी और पानी पानी में घुलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है मतलब, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब होता है पोलर सबस्टांसेस आर डिसॉल्व्ड इन पोलर व्हाइल नॉन पोलर आर डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर। देखा होगा तेल और पानी नहीं घुलता है, लेकिन तेल और तेल घुल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, पोलर dissolves polar while non-polar dissolves non-polar। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक छोटी सी चीज देखनी है यहां पर, सपोज करो कोई एक ये कंटेनर है मेरे पास, इसमें है मेरे पास सॉल्वेंट रखा है, ये सॉल्वेंट है, इसमें मैंने डाला क्या चीज डाला, ऊपर से सॉल्यूट डाला। सपोज करो मैं सॉल्यूट डाल रहा हूं, एक इक्वेशन मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। लेकिन एरो कैसा है, इक्विलिब्रियम वाला एरो है। अब बताता हूं इक्विलिब्रियम क्यों होता है। जब हम यहां पर सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं, अंदर को मिक्स हो जाते हैं। जब अंदर को मिक्स होते हैं तो ये होता है आपका डिसॉल्यूशन। क्या होता है ये, डिसॉल्यूशन। लेकिन कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ टकरा जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वापस आने लगते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जब डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट बराबर हो जाएगा, मतलब जिस रेट से घुल रहा है उसी रेट से वापस क्रिस्टल भी बन रहा है, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी लागू हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये इक्विलिब्रियम को गवर्न करता है कौन, आपका ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। अभी इसको थोड़ा डिटेल जो इलेबोरेट करेंगे हम ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को, वो करेंगे किसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज केवल आप लोगों को ये बताना था कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो
ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल का अगर मैं बेसिक बताऊं आप लोगों को, तो सीधी सी बात कहूं, ये एक इक्विलिब्रियम है, तो ये इक्विलिब्रियम अपने आप में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। यही है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। और अगर मैं इसका स्टेटमेंट कहूं तो क्या है, इफ एनी इक्विलिब्रियम इज सपोज्ड टू बी चेंज्ड बाय द मींस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, कोई सी भी एक्सटर्नल एजेंसी हो सकती है, लाइक टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, इनर्ट गैसेज हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी अगर इस इक्विलिब्रियम को चेंज करने की कोशिश करे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन, एक ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा वेयर द इफेक्ट ऑफ चेंज इज मिनिमाइज्ड, मतलब जहां जो हमने चेंज लगाया है उस चेंज का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। तो यही क्या है आपका ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी क्या होता है, उसी में आएगा आपका हेनरी लॉ। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में आता है आपका हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ ही बताता है कोई भी चीज आइडल होगी या नहीं होगी। और प्रैक्टिकली तो आप लोगों को भी पता है कोई भी चीज क्या नहीं होती है, आइडल नहीं होती है। बाकी आज के टॉपिक्स में अगर किसी को दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।